हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज अपना टॉपिक चल रहा था दिल्ली साम्राज्य। ये आज अपने सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको इल्तुतमिश और उनकी पुत्री रजिया सुल्तान के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम नोट्स के आधार पर आपको सब कुछ पढ़ा देते हैं। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है इल्तुतमिश। इससे पहले मैंने आपको मोहम्मद गौरी और कुतुब ऐबक के बारे में सारा कुछ आपको बता दिया था। आज अपन पढ़ने वाले इल्तुतमिश, और इनका राज्यकाल हुआ था 1210 से लगा के 1236 तक हुआ था। मोहम्मद गौरी ने 1206 में खोखरों के युद्ध के समय इल्तुतमिश की वीरता को देख के इसे दास से मुक्ति प्राप्त कर दी थी। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान कौन सा हो जाएगा, तो खोखरों के विरुद्ध हो जाएगा। और इल्तुतमिश को कब दास से मुक्ति मिली थी, तो ये 1206 में मिली थी। किसने दी थी? मोहम्मद गौरी ने दी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुतुब ऐबक को मोहम्मद गौरी के पुत्र गयासुद्दीन ने वगैरह इनको दास से मुक्ति दी थी, लेकिन इल्तुतमिश के समय मोहम्मद गौरी ने स्वयं ने इसे दास से मुक्ति प्रदान की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता के आधार पर पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें सुल्तान के रूप में स्वतंत्रता स्थिति एवं दिल्ली सुल्तान की औपचारिकता मान्यता मिली थी। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले ये इल्तुतमिश क्या था? एक अपने दास था, लेकिन इसको मुक्ति प्राप्त हो गई थी जब ये दिल्ली सल्तनत का राजा बना था, और खलीफा के आधार पर इसे सुल्तान बनने की मान्यता प्राप्त हो गई थी। साथियों, और इसी के आधार पर इसने सुल्तान की पद को वंशानुगत बना दिया था। और इल्तुतमिश के शासन का प्रमुख आधार विदेशी मुसलमान थे। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि इल्तुतमिश के शासन का प्रमुख आधार कौन सा हो जाएगा, तो विदेशी मुसलमान हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इल्तुतमिश के समय अवध में पृथ्वी का विद्रोह हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी विद्रोह के कारण इसने इल्तुतमिश ने वफादार गुलामों की एक टुकड़ी बनाई थी। साथियों, जिसे कहा जाता है तुर्गान ए चालीगनी या चालीसा कहा जाता है। और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 40 गुलामों की टुकड़ी किसने बनाई थी, तो इल्तुतमिश ने बनाई थी। साथियों, और चालीसा ये क्या हो जाएगा? एक 40 गुलामों का संगठन हो जाएगा, जो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। साथियों, तीसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि चालीसा किससे संबंधित हो जाएगा, तो इल्तुतमिश से संबंधित हो जाएगा। साथियों, ऐसे आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, आप जरूर से जरूर नोट रखना। अब बढ़ते हैं आगे। 1221 में दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, और चंगेज खान का विद्रोही जलालुद्दीन का पीछा करता हुआ सिंधु तक पहुंच गया था। और जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे शरण नहीं दी थी, जिसके कारण दिल्ली साम्राज्य चंगेज खान के आक्रमण से बच गया था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंगेज का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में हो जाएगा। अगर यहाँ पे आक्रमण हो जाता तो इल्तुतमिश पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, तो आज अपन को ये गुलाम वंश पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा था, ये चंगेज खान था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। 1230 और 31 में इल्तुतमिश ने पूर्णतः बंगाल पर अधिकार कर दिया था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना खलीफा का प्रतिनिधित्व के रूप में करवाया था। साथियों, यानी कि गुलाम वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने सिक्के जारी किए थे और वहां पे खलीफा का प्रतिनिधित्व लिखवाया था। और इसमें
सिक्कों पर टकसाला का नाम भी लिखवाने की परंपरा शुरू हो गई थी साथियों। दोस्तों, आपने कभी नोट किया, यदि आपके पास में यदि कोई सिक्का हो तो वहां पे अपनी भारत सरकार के द्वारा जो भी टकसाला बनाई जाती है, टकशिला उसे कहते हैं, जहां पे सिक्के तैयार होते हैं, उनका भी एक लोगो बनाया होता है। आपने यदि गौर किया हो, कभी देखना होगा, वहां पे एक अपने लोगो दिया जाता है जो टकसाला का निर्माण किया जाता है। और उनकी शुरुआत की थी सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने की थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह शुरुआत धीरे धीरे करके आज तक भी दिखाई देती है साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर की विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया का नाम अंकित करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, रजिया का नाम अंकित कराने वाला व्यक्ति कौन सा हो जाएगा, तो इनके पिताजी इल्तुतमिश हो जाएंगे साथियों। किसकी विजय के समय करवाया था? ग्वालियर की विजय के समय करवाया था। और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू कर दी थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये इक्ता प्रणाली। एक तो हो गई इक्ता प्रणाली और एक हो गई चालीसा दल। यहां से आपके इल्तुतमिश के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपनी किससे संबंधित हो जाएगा? इल्तुतमिश से संबंधित हो जाएंगे साथियों। अब देखते हैं ये इक्ता प्रणाली क्या होती है। ये कर्मचारी को वेतन के बदले भूमि देना प्रारंभ कर दिया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आज के में क्या होता है, सिर्फ वेतन दिया जाता है, लेकिन वहां पे वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। किसको? कर्मचारी को। जो वहां पे सैनिक थे, सेनापति थे, उनको वो भूमि दी जाती थी और जिसके कारण वहां पे वो भारत के निवासी बन गए थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इक्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारी को इक्ता दाता कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता? इक्ता दाता कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इक्ता प्रणाली को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। और ये पहला तुर्की शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि दिल्ली साम्राज्य का ऐसा पहला कौन सा शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो यह हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियों, आप चीज नोट करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन सा हो जाएगा, बताइए साथियों। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, आज मैं पूछ रहा हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है साथियों। अब देखते हैं ये शुद्ध अरबी सिक्के कितने प्रकार के थे। ये मुख्य रूप से दो प्रकार से थे। पहला हो जाएगा चांदी का टका और दूसरा हो जाएगा तांबे का जीतल हो जाएगा। जो किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने जारी किए थे। और डॉक्टर के निजाम के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे व्यक्तिगत एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासन वर्ग प्रदान कर दिया था साथियों। ये कहने वाला कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर निजाम हो जाएगा। और ये कथन किससे संबंधित है? इल्तुतमिश से संबंधित हो जाएगा साथियों। और ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है आईएएस में, आप जरूर से जरूर नोट रखना। अब बढ़ते हैं आगे। और इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बड़े पुत्र का चयन की प्रथा को तोड़ दिया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या प्रथा चली आ रही थी? इनका जो भी बड़ा पुत्र हो जाएगा जो अपने राजगद्दी पर बैठेगा, लेकिन इल्तुतमिश ने यह प्रथा तोड़ दी थी और अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पहली बार करने वाला ऐसा राजा बन जाता है इल्तुतमिश, जिसने ये प्रथा तोड़ दी थी और अपने पुत्र की जगह पुत्री को उत्तराधिकारी नियुक्त करने का चयन किया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी कारण आपसे ये पूछा जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया था साथियों। लेकिन इल्तुतमिश की आखिरी इच्छा क्या थी? कि मेरी पुत्री रजिया ही उत्तराधिकारी नियुक्त हो जाए। लेकिन अमीरों ने क्या कर दिया? उसके पुत्र रुकनुद्दीन को उनकी गद्दी पर बैठा दिया था। और रुकनुद्दीन का समय सत्ता वास्तविक बागडोर उनकी माता शाहतुक कोना के हाथ में थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपने रुकनुद्दीन शासक बनता है उनकी सारी बागडोर यानी कि सारी कुछ जिम्मेदारियां सब कुछ होकर उनकी माता के पास में थी और उसके आधार पर वो सारा कुछ दिल्ली साम्राज्य संभाल रही थी। और वह महिला एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला थी
और इसी के कारण ये अमीरों उससे परेशान हो गए थे साथियों। और इनकी बहन रजिया लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता से रूबरू हुई थी, जिसमें कहा था आप मुझे एक सिर्फ मौका दीजिए, मैं आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरी तो आप मुझे स्वयं ही उन सत्ता से हटा देना। और ऐसी अपील सुन के जनता के द्वारा खुद ही रजिया को सत्ता पर बैठा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी कारण अब राजा कौन बन जाएगा? रजिया सुल्तान बन जाएंगी। अब अपन पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे साथियों। अब देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में सब कुछ देख लेते हैं। इनका शासनकाल हो जाएगा 1236 से लगा के 1240 हो जाएगा, यानी कि ये केवल 4 वर्ष तक ही सुल्तान बनती है। और इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष के इतिहास में पहली बार सुल्तान और अमीरों के बीच में संघर्ष बन जाता है, यानी कि सुल्तान कौन बनेगा, या इल्तुतमिश का बेटा बनेगा या इल्तुतमिश की बेटी बनेगी। ऐसे ये संघर्ष जारी चल रहा था। लेकिन रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी का प्रश्न स्वयं ही निर्णय ले लिया था और दिल्ली की जनता ने यह कह दिया कि रजिया ही सुल्तान बनेगी साथियों। ये इतिहास में पहली बार होता है कि दिल्ली की जनता ने स्वयं ही ऐसा निर्णय ले लिया कि हमारा सुल्तान रजिया बन जाएंगी। ये पहली बार होता है और इसके कारण रजिया प्रथम महिला और अंतिम महिला होती है जो सुल्तान बन जाती है। और रजिया के राज अभिषेक के दौरान दिल्ली की सेना, जनता और उत्तराधिकारी का सहयोग रहता है और उसी के आधार पर ये सुल्तान बन जाती है। और रजिया ने पर्दा प्रथा को पूरी तरह से त्याग कर दिया था। पर्दा प्रथा वह होता है जो घर की 4 दीवार के अंदर रहने वाली महिला होती है, उसे कहा जाता है। उसे बाहरी समाज में किसी प्रकार का कोई आना जाना नहीं होता था। लेकिन रजिया सुल्तान ने ये पूर्णतः त्याग कर दिया था और पुरुषों के समान कोट और टोपी पहन के दरबार में आती थी और शासन का कार्य संभालती थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया क्या पहन के वगैरह जाती थी, तो कोट और टोपी पहन के जाती थी और ये दरबार में जाके वगैरह पूरा शासनकाल खुद ही स्वयं ही संभालती थी। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था साथियों और इसी कारण आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके दरबार में 40 गुट, अमीर, उलेमा वर्ग और दरबार के मंत्री पर ये नियंत्रण करने के लिए स्थापित थी साथियों। जैसा कि आप सोच सकते हो एक महिला पुरुषों पर नियंत्रण किस प्रकार से करती थी, वो आप अगर इस शासनकाल में देख सकते हो। ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुटों पर अगर नियंत्रण करने के लिए वो सफल रही थी साथियों। इसी कारण ये बड़ी महत्वाकांक्षी महिला साबित होती है। अब देखते हैं आगे। 1240 बठिंडा के सरदार अल्तुनिया ने रजिया के विरोध विद्रोह जारी कर दिया था और इसी के कारण रजिया ने अपने बड़े भाई बहराम साहब को गद्दी पर बैठा चुकी थी। स्वयं ही यह निर्णय ले लिया कि मेरा भाई बहराम शाह गद्दी पर बैठ जाएगा और स्वयं ही एक कूटनीति सुल्तान थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्या थी? कूटनीति सुल्तान थी। इसने अल्तुनिया को एक प्रस्ताव दिया कि आप मुझसे शादी कर लो और इसके कारण रजिया का विवाह अल्तुनिया से हो जाता है। फिर ये दोनों एक हो जाते हैं और ये दोनों एक होके दिल्ली की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इनके भाई से इनका युद्ध हो जाता है और उस युद्ध में ये रजिया हार जाती है। फिर ये वापिस अपने बठिंडा की ओर जाते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। 13 अक्टूबर 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ ये रजिया की कहानी क्लोज हो जाती है। और रजिया की असफलता का प्रमुख कारण तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा थी। तुर्की क्या कहते थे कि कभी भी महिला कभी सुल्तान नहीं बन सकती और इसी के आधार पर ये रजिया को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और इतनी सारी परेशानियों का सामना भी करा था साथियों। और एक इतिहासकार फिल्टन स्टीन के अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उनका नाम भारत के महान मुसलमान शासकों में लिखा जाता साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा और इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर
नहीं आएगा, इतना मेरा वादा है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं बहराम शाह और इनका शासनकाल हो जाएगा 1240 से लगा के 1242 तक हो जाएगा। रजिया के बाद शासक कौन बनता है? बहराम शाह बनता है। और यहीं से आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है और यही आज तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके शासनकाल में अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए तुर्क अधिकारियों ने एक नया पद सृजन किया जिसका नाम हो जाएगा नायाब ए मुलक्कत हो जाएगा। और यह संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी होता था। और यह सर्वप्रथम रजिया के विरोध ये षड्यंत्र करने के लिए एक नेता एतग्रीन को मिलाया था। और इसके शासनकाल में 1241 में भारत पर मंगोल का आक्रमण हुआ था। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वश के किस सुल्तान के काल में मंगोल का आक्रमण हुआ था? तो बहराम शाह के आक्रमण में हो गया था साथियों। यही आज तक क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी ये छोटे बड़े फैक्ट है, आप जरूर से जरूर याद रखना, क्या पता आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सके। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं अलाउद्दीन मुर्शिद शाह जो 1242 से लगा के 1246 तक सुल्तान बनता है। और इसके शासनकाल में शक्ति चालीसा सदस्यों के पास में चली जाती। चालीसा गठ क्या था? जो इल्तुतमिश ने गुलाम के आधार पर जो गठन किया था उसके हाथ में चली जाती है। और ये केवल नाम मात्र का ही शासक था। और बलबन इसके शासनकाल में ही अमीर हाजिब के पद की नियुक्ति करता है। और ये बलबन आगे जाके भी सुल्तान बनता है, जो यहाँ से ये धीरे धीरे अपनी शक्ति को इकट्ठा करने लगता है और आगे जाके ये सुल्तान बन जाता है। और यहाँ तक ये आपका ये वीडियो पूरा हो गया। आई होप आपको अच्छा लगेगा। जो भी मैंने आपको फैक्ट बताया यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। आप यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। यदि आपको दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ यार शेयर तो जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट एक जगह इकट्ठा करने में साथियों। आपसे रिक्वेस्ट है शेयर तो जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।